केंद्र ने दी जाति जनगणना को मंजूरी। देश में नया सामाजिक अध्याय शुरू। 1931 की ऐतिहासिक जाति जनगणना को अब की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट की भी रही भूमिका। मनमोहन सिंह सरकार ने की थी पहल। अब तक जारी नहीं हुआ बड़ा डाटा। जनगणना से क्या होगा फायदा और क्या होगा नुकसान, जानिए इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। रुक करते हैं एक खास रिपोर्ट की ओर। केंद्र सरकार ने आखिरकार जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। यह फैसला जैसे ही आया, राजनीति में हलचल मच गई। विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत मान रहा है क्योंकि वह काफी समय से सरकार से इसकी मांग कर रहा था। अब जब केंद्र ने हरी झंडी दे दी है तो यह समझना जरूरी हो जाता है कि जातिगत जनगणना है क्या, इसके क्या फायदे हैं और इसका देश की राजनीति और समाज पर क्या असर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके इस पूरे मुद्दे का आसान भाषा में विस्तार। केंद्र सरकार ने आखिरकार जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही एक मांग की पूर्ति के रूप में देखा जा रहा है। खासकर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और अब जब सरकार ने इसे मंजूरी दी है तो सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। ये फैसले विपक्ष अपनी जीत मान रहा है क्योंकि वह दावा कर रहा है कि उसी के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना आखिर है क्या, इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे काम करेगी। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जाति जनगणना का मतलब क्या होता है। दरअसल इसका अर्थ देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा तैयार करना है। ये केवल गिनती नहीं है बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज तैयार करने की पूर्ण प्रक्रिया है जिसमें हर व्यक्ति की जाति दर्ज की जाती है। अभी तक देश में जनगणना होती तो थी लेकिन उसमें जातियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी जाती थी। खासकर ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग गिनती नहीं की जाती थी। जबकि पिछली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, वो अभी ब्रिटिश शासन के दौरान। अब पहली बार इतने वर्षों बाद यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हो रही है। जाति जनगणना से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन जातियों की स्थिति मजबूत है और किन्हें अब भी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। जब ये जानकारी आंकड़ों के रूप में सामने आएगी तो नीति बनाते समय सरकार ज्यादा सटीक निर्णय ले पाएगी। इससे समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाई जा सकेगी। 1931 की जनगणना में पहली बार जातिगत जानकारी दी गई थी। इसका मकसद यही था कि सरकार हर व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझे। लेकिन आजादी के बाद से जितनी भी जनगणनाएं हुई उनमें जातियों की गिनती को नजरअंदाज कर दिया गया। अब जो जनगणना होगी उसमें ये खामी दूर की जाएगी। दरअसल कांग्रेस, सपा, राजद, दमरुक समेत कई विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 में जातिगत जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि केंद्र में एक बार फिर से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन चुनाव परिणाम पर इस मुद्दे का खासा असर दिखा। विपक्षी दलों की सीटों में 2019 के मुकाबले बड़ा इजाफा देखा गया। मोदी सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार की जदयू और चिराग पासवान की एलजेपी भी जातिगत जनगणना के समर्थन में है। बीते एक दशक से भाजपा की राजनीति का आधार हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद रहा है। हिंदू धर्म में ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों की बड़ी संख्या है, इसलिए कांग्रेस की जाति आधारित जनगणना की मांग को भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे पर पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। अगर विपक्ष इस मुद्दे पर ओबीसी की जातियों को अपने पाले में ले आता है कि भाजपा का बड़ा वोट बैंक खिसक सकता है। जाति जनगणना को लेकर एक आम धारणा यह है कि यह केवल आरक्षण के लिए की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस प्रक्रिया से समाज में व्याप्त असमानताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये पता चलेगा कि कौन लोग किन व्यवसायों में है, किस वर्ग के पास संपत्ति है, शिक्षा की स्थिति कैसी है और इससे जुड़ी कई बातें सामने आएगी। इससे नीति निर्माण में मदद भी मिलेगी और संवेदनशील मुद्दों पर ज्यादा सोच समझ बहस हो सकेगी। अब तक जनगणनाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, धर्म और भाषा से जुड़े आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन सभी जातियों की पूरी जानकारी 1931 के बाद नहीं ली गई। अब पहली बार फिर से सभी जातियों की विस्तृत प्रोफाइलिंग की जाएगी जिससे भारत की सामाजिक बनावट को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। पिछले कुछ वर्षों में जब भी सर्वे या जनगणना हुई तो उसका पूरा डाटा या तो जारी ही नहीं किया गया या फिर केवल कुछ हिस्से सार्वजनिक किए गए।
अब जो जातिगत जनगणना होगी उसमें पूरा डाटा सामने लाया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी और सामाजिक अध्ययन को बल मिलेगा। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में कहा था कि जातिगत जनगणना पर विचार किया जाएगा। इसके लिए एक मंत्रिमंडल समूह भी बना, लेकिन उसके बाद सरकार ने केवल SECC यानी सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित सर्वेक्षण कराया, जातिगत जनगणना नहीं की। अब केंद्र ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार केंद्र और सरकार से कहा है कि जातियों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराएं, ताकि सामाजिक न्याय और योजनाओं की समीक्षा बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण यह संभव नहीं हो पाया था। अब सरकार ने फैसला किया है तो ये काम भी पूरा हो सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 के अनुसार जनगणना केंद्र सरकार का विषय है। हालांकि कुछ राज्य अपने स्तर पर जातियों का सर्वे कर चुके हैं, लेकिन उसे आधिकारिक जनगणना नहीं माना जाता। अब जब केंद्र ने खुद इस पर सहमति दी है तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जाति जनगणना को लेकर विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि बीजेपी इसलिए इससे बच रही थी क्योंकि उसकी अंगड़ी जातियों वाला वोट बैंक नाराज हो सकता है। उसे लगता था कि सामाजिक असमानता के ये आंकड़े सामने आने पर उसका परंपरागत हिंदू वोट बैंक बिखर सकता है। लेकिन अब जब सरकार ने जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है तो ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने सियासी जोखिम उठाकर यह फैसला लिया है। और फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।